नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री के अंदर हड़प्पा सीरीज समाप्त हो चुकी है और इस सत्र में मैं वैदिक संस्कृति वैदिक काल आरंभ करने जा रहा हूँ। लेकिन वैदिक सभ्यता या संस्कृति को हम आरंभ करें उसके पहले कुछ विशिष्ट बातों को आप एक मैप के जरिए समझने का प्रयास कर लीजिए, ताकि आपको मैं प्री हिस्टोरिक से लेकर जो हड़प्पा सभ्यता और साउथ इंडिया में थोड़ा सा अब हम मेगालिथिक कल्चर संगम है, क्योंकि फिर यहीं पर आर्यों का आपको घुसपैठ होती नजर आएगी दक्षिण भारतीय महापाषाणिक संस्कृति से थोड़ा सा बाद के काल में। तो एक पूरा सिनेरियो मैं आपके सामने आज इस मैप के जरिए रखने का प्रयास करूंगा। जो गंभीर शोधार्थी हैं उन्हें समझ में उन्हें अच्छा लगेगा, और यदि आप उन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस्ड होते हैं तो आपको निराशा लग सकती है इस टीचिंग से। बहरहाल देखिएगा। ये तो इलाका हो गया आपका गुजरात वाला, ये बलूचिस्तान आदि आदि। ठीक सर। आप यहाँ पर जो रिवर अपने को नजर आती है वो आ गई सिंधु रिवर, ये रावी, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी भी यहीं पर है, कृष्णा, कावेरी, ये गंगा, यमुना। ये एक मोटा तौर पर। और यदि इधर बात की जाए तो ये आ जाता है आपका बंगाल की खाड़ी, नीचे श्रीलंका हमारा पेंडुलम के रूप में, और ये वाला इलाका आ जाता है आपका अरब सागर। अब जितना आपने प्रागैतिहास देखा, जनरली आपने देखा था कि प्रागैतिहास का जो खोजा गया एरिया है वो सिंधु की एक सहायक नदी थी। असल में आप लोग जानते हैं सोहन वैली, और जिसके द्वारा ये खोजा गया था वो सज्जन थे DN वाडिया। ये मोटे तौर पर हम लोगों ने देख लिया था। अब इसी इलाके में कुछ जो इसी इलाके के अंदर फिर आपको आगे जाकर कई प्रकार के हड़प्पाई स्थल, तो खैर नवपाषाणिक स्थल, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे थे जो कभी भी अछूते नहीं रहे भारतीय प्रागैतिहास से। इवन आसाम तक का एरिया, जम्मू कश्मीर तक का एरिया, मद्रास के अंदर आप जानते हो बिल्कुल लोअर पैलियोलिथिक काल से आपको अतिरमपक्कम, पल्लवरम जैसे इलाके, आपको चिरांद बिहार वाले एरिया में चिरांद मिल रहा है, भीमबेटका आप कह सकते हैं, आपको तिलवाड़ा बुद्ध पुष्कर, तिलवाड़ा बागुर राजस्थान में आप कह सकते हैं, आपको बैल नदी घाटी यूपी की बात करें तो लोहरा देव, आपके सराय नाहराय, महदहा, महगरा, इसके अलावा कोल्डी हवा, कई प्रकार के आप यहाँ पर गुफ्फ कराल, बुर्जा होम की बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर संपूर्ण भारत के अंदर प्रागैतिहासिक संस्कृति फैली हुई थी। बहरहाल जब नवपाषाण काल आता है पाषाण काल में, तो आप कुछ एक बड़ी भारी पाषाण क्रांति एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन को देखते हैं, जो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है, स्पेशली सिंध बलूचिस्तान वाला एरिया। और यहाँ पर कई प्रकार की बस्तियां आपको नजर आती है, कुल्ली, नाल, आमरी, मेहरगढ़, राइट, राना गुंडई, यहाँ पर आपको नजर आएगा बुर्जा होम, गुफ्फ कराल, यहाँ मद्रास के अंदर आपको नजर आ रहा है, याद रखिएगा, अतिरम पक्कम, पल्लवरम। क्लियर? आप इसी प्रकार का मतलब फैला हुआ है। अब आप देखते हैं आगे जाकर इन्हीं ही ये सारे के सारे जो बस्तियां हैं ये है नियोलिथिक टाउन्स। नियोलिथिक का जो मानव था वो होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है, जो आधुनिक मानव प्रजाति है। अब इन्हीं नवपाषाणिक बस्तियों के आधार पर हमें हड़प्पाई बस्तियां, शुरुआत में तो ताम्र पाषाणिक ग्रामीण कृषक बस्तियां, फिर कांस्य युगीन ताम्र प्रधान हमें नगरीय बस्तियां नजर आएंगी, जिसके अंदर आप देखोगे यहां पर हड़प्पा, यहाँ पर मोहनजोदाड़ो,
कालीबंगा, लोथल, इधर बलूचिस्तान तक के एरिया तक, सुतका, गैंडोर, यहाँ सुरकोटड़ा, कई फिर बस्तियां। लेकिन इनका जो अधिकांश संकेंद्रण रहेगा वो याद रखना इन दो नदियों के आसपास रहेगा, सिंधु और आपकी जो ये सरस्वती रिवर है। सिंधु एवं सरस्वती जो रिवर है हमारा कमोवेश, हालांकि हड़प्पा बस्तियां सब जगह पर है, मैं जो बताना चाह रहा हूं मैं असल में वैदिक पीरियड तक आना चाह रहा हूं। तो एक पूरा क्रम आपके सामने में रखने का यहाँ पर एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, इस इलाके में ही आपको सबसे पहले यहीं पर आपको लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के दर्शन नजर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा नहीं थे, पूरे भारत में फैले हुए, लेकिन जो खोज हो रही है यहीं पर आपको, इसी एरिया में आपको हड़प्पन टाउनशिप, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम होते नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि सबसे प्राचीन हड़प्पाई बस्ती भारत में हरियाणा में भिरराना है, सबसे बड़ी हड़प्पाई बस्ती भारत में हरियाणा में राखीगढ़ी है, न मोजदाड़ो न हड़प्पा आदि आदि। और संभवतया तो यहाँ तक जहां तक मैं समझता हूँ संभवतया सरस्वती ही वो नदी थी, इसके आसपास हड़प्पा सभ्यता फली फूली, और इसीलिए आपने हरियाणा वाले स्थल को संभवतः क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से ही पुकारा है। क्लियर है। अब होता क्या है, इधर उत्तरी भारत की बात की जाए तो लोअर पैलियोलिथिक के आधार पर जो नियोलिथिक साइट्स है उन पर फिर हड़प्पन टाउनशिप्स का विकास होता चला जाता है। क्लियर। तो फिर यहाँ पर जो क्रम नजर आता है आपको वो नजर आता है उत्तरी भारत में, याद रखना सबसे पहले आपको स्टोन एज, स्टोन एज से फिर आपको नजर आता है कॉपर एज, कॉपर एज से फिर नजर आता है आपको ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज से फिर नजर आता है आपको आयरन। क्लियर। यहां पर जो खेती है वो आपको नजर आ रही है गेहूं, जौ, कपास, ज्वार आदि, बाजरा, चावल। यद्यपि चावल के जो आरंभिक साक्ष्य हैं, गेहूं जो कपास के लिए तो आपको याद रखना मेहरगढ़ नजर आता है, लेकिन चावल के लिए सबसे जो प्राचीन जो क्षेत्र है चावल के, याद रखना लहुरादेव और कोल्डी हवा से। लुहरादेव से दुनिया के प्राचीनतम चावल लगभग 9000 ईसा पूर्व और कोल्डी हवा से आपको लगभग 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये सब नवपाषाणिक बस्तियां हैं। क्लियर है। तो यहां पर ये क्रम नजर आता है इधर। लेकिन यदि मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो साउथ इंडिया में जो पाषाणिक संस्कृति आरंभ होती है वो होती है हैंडेक्स कल्चर। इस हैंडेक्स कल्चर से हमें नजर आती है आयरन, मेगालिथ कल्चर। मेगालिथ कल्चर को आपने हिंदी में कहा है महापाषाणिक संस्कृति, जिसके भौतिक साक्ष्य हमें विभिन्न बड़ी बड़ी कब्रों से प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको महापाषाणिक संस्कृति भी कहा गया है दक्षिण भारत के अंदर। और फिर इसी आयरन मेगालिथ कल्चर के अवशेष पर हमें फिर संगम एज, जिसको आप हिस्टोरिकल ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त है चेर, चोल और पांड्यों का, क्योंकि चेर, चोल और पांड्यों का सबसे आरंभिक उल्लेख मगध साम्राज्य के अशोक के अभिलेखों 13वें शिलालेख, जो कलिंग का 13वां पृथक शिलालेख है, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आप दोनों क्षेत्रों में संस्कृति के विकास के अनुक्रम को देखिएगा। यहां पर जो मुख्य फसल नजर आती है आपको वो आती है रागी। यहां पर गेहूं, जौ, कपास जो मेहरगढ़ से आपको प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ा याद रखना ये लार्जेस्ट न्यूलिथिक साइट है मेहरगढ़। क्लियर। प्री हड़प्पन से चला आ रहा है। वहां पर गेहूं, जौ, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य, चना, सरसों, कालीबंगा से, चावल आपको लोथल से प्राप्त हो रहा है, उससे भी बहुत पहले से कोल्डी हवा और क्या बोलते हैं इसको अपने लोहरादेव। क्लियर।
और साउथ इंडिया, और फिर यहाँ पर जो पहले पत्थर, फिर कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, फिर आयरन, यहाँ पर हमें आश्चर्यजनक तौर पर दक्षिण भारत में हमें हैंडेक्स कल्चर के साथ साथ हमें कब्रों से लौह वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनको आपने महापाषाणिक संस्कृति भी कहा है। फिर उससे संगम, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात हमें इसी एरिया में, जिसको आपने इसी एरिया को याद रखना, ये सरस्वती से लेकर और ये जो एरिया है, ये बलूचिस्तान और ये तमाम इवन अफगानिस्तान तक का एरिया, इसी को आप लगभग 1500 ईसा पूर्व आते आते जो हमें साहित्य संकलित होता नजर आता है, ऋग्वेद, ऋग संहिता, उसको आप कई नामों से पुकार रहे हो। इसी एरिया को याद रखना, सप्त सेंधो प्रदेश, देवयोनी प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, और यहां पर आप एक नवीन संस्कृति का इसी उत्तर पश्चिमी सीमांत एरिया में, जहां पर हड़प्पा संस्कृति फली फूली, यहां पर आप ऋग्वेदिक आयरन बेस्ड एक कल्चर पाते हैं, जिसको आप वैदिक संस्कृति भी पुकारते हैं। समझ में आ गई बात? ये वैदिक संस्कृति 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चलती है। ये ऋग्वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जिसका आरंभिक जो उल्लेख प्राप्त हो रहा है ऋग्वेद में, वो आप ये मानकर चलिएगा सिंधु और उसकी सहायक नदियों से लेकर सरस्वती। सरस्वती का तो खैर काफी महिमा वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, नदी तमा, देवी तमा, कई कई नामों से प्राप्त होता है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास हम इसको आपने कहा है आर्य वैदिक संस्कृति। 1000 ईसा पूर्व के आसपास तक आते आते अब आप इस अध्याय की गंभीरता विषय वस्तु को समझने का प्रयास करना। यदि आप लोगों ने मेरे द्वारा जो सीरीज के एपिसोड्स लगातार आ रहे हैं, मैंने बिल्कुल पहले अध्याय से ये सारी श्रृंखला आरंभ करी, तब तो आज आपको मोच आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। यदि आप अचानक से इस क्लास को देखने बैठे हैं तो सॉरी, मैं अब तक कम से कम 43-44 क्लासेस दे चुका हूं इस क्लासेस से पहले, तो यहां तक समझने के लिए आपको बिल्कुल क्लियर करके चलना पड़ेगा। 1000 ईसा पूर्व में आकर ये आर्य वैदिक संस्कृति के जो तत्व हैं आपको प्रसारित होते हुए नजर आएंगे पूर्व की तरफ। अब ये पीरियड जाता है आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास, और इसको कहा जाता है, याद रखना, लेटर वैदिक पीरियड। क्लियर? और ये बिहार तक जाते जाते इस आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार आपको होता नजर आएगा। फिर 600 ईसा पूर्व के आसपास इस संस्कृति के विरोध में, इसको आपने उत्तर वैदिक कहा है, आप एक प्रकार का एजिटेशन या विरोध का स्वर उठते हुए देखते हैं। कई प्रकार के नास्तिक संप्रदाय हमें इस गंगा यमुना दोआब घाटी में नजर आते हैं, जहां आर्य संस्कृति अपने पैर जमा चुकी है। ये अलग बात है कि जो वैदिक वांग्मय है उसमें इस बिहार के इलाके लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग मिलता है, अर्थात वो लोग जो वैदिक परंपराओं का पालन नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर इनकी जो भी यहाँ की नेटिव कल्चर रही होगी, रिचुअल्स रहे होंगे, वो उनसे चिपके हुए थे, उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो एक प्रकार का इस संस्कृति के अंदर टकराव जो दिख रहा है, उस टकराव की परिणति 600 ईसा पूर्व तक आते आते हमें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के रूप में देखने को मिलती है। इस टकराव को, जिसको आपने कहा है जैनिज्म और, याद रखना, जैन एवं बौद्ध धार्मिक आंदोलन, ये 600 ईसा पूर्व बड़ा महत्व का कालखंड है भारत के उत्तर वैदिक काल के बाद। इसको भारत में हम द्वितीय नगरीकरण का काल, इसको भारत में हम बुद्ध युग, और भारत में हम पहली बार मौद्रिक अर्थव्यवस्था के क्रांतिकारी
युगांतकारी परिवर्तन वाले दौर के रूप में भी देखते हैं। लेकिन वो तो चूंकि बाद में चला जाएगा, हमें तो इसी बीच का अध्याय, इसी अध्याय में अध्ययन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मनुष्य ने पत्थर से अपनी यात्रा को आरंभ करके लोहे तक बढ़ाया, तो लोहे का प्रयोग करके आप देखिएगा व्यक्ति पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। लोहे से अच्छे हथियार बनेंगे, लोहे से अच्छे कृषि उपकरण बनेंगे, जंगलों को नष्ट किया जाएगा, खेती का विस्तार होगा, अन्न का उत्पादन होगा ज्यादा से ज्यादा, तो बढ़ती जनसंख्या का पेट भर सकोगे, रेवेन्यू इकट्ठा होगा, तो उससे आप व्यापार कर सकते हो, अधिक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कर सकते हो, अच्छी ब्यूरोक्रेसी, अच्छी नौक और सेना के द्वारा आप शक्तिशाली साम्राज्य का विस्तार कर सकते हो। तो इस प्रकार से अब राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया भी कबीलों से बढ़कर, जो मनुष्य शिकार प्रयोक्ता आदिम कबीले का व्यक्ति था, अब वो पत्थर के बाद ताम्र, ताम्र के बाद कांस्य, कांस्य के बाद लोहा, और लोहे से वो एक अकेला जो व्यक्ति होता था उससे कबीले, कबीले के मुखिया, फिर बड़े बड़े कबीले, उसके बाद फिर वो जनपद, महाजनपद, और फिर राज्य, साम्राज्य, यानी कि कबीले का सरदार, पहले तो इंडिविजुअल यूनिट, फिर कबीले का सरदार, फिर गोप्ता, फिर राजा, फिर महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जैसे मगध। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये पूरी यात्रा उस में सबसे आरंभिक बिंदु, उस नंगे, आदिम, बर्बर, असभ्य, पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करने वाले शिकारी, संग्राहक, खाद्य संग्राहक, शिकारी, पूर्व पाषाणकालीन मानव का था, जो संभवतः मानव भी नहीं रहा होगा, कपी सा कोई होमोनिड मानव सम रहा होगा। लेकिन आप देखो कि उसने यात्रा करते हुए प्रकृति पर विजय प्राप्त करते चले गए। इस प्रकार से पूरा उत्तरी भारत और पूरी भारत एक संस्कृति से आच्छादित हो गया। अब और उधर दक्षिण भारत के अंदर आयरन बेस्ड मेगालिथिक कल्चर और फिर संगमय चालू हो रहा है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि इसी दौर में उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की तरफ उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की तरफ ऋषि अगस्त्य, याद रखिएगा, इस आर्य संस्कृति को प्रसारित करते हुए नजर आए। तो यदि ये तथ्य आपके सामने आ जाए कि उत्तरी भारत की आर्य संस्कृति के तत्वों, कारकों को दक्षिण भारत में प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका स्पष्ट जवाब होगा ऋषि अगस्त्य। इसका उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है, क्योंकि जो संगम, जो तमिल बैठकें हुई, तमिल परिषद जो हुई, उसमें ऋषि अगस्त्य का जिक्र आपको प्राप्त होता है। अब आप, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सिर्फ एक नक्शे के जरिए पहले तो मुझे इस पूरी यात्रा को बखूबी आपको समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं है। बाकी लोग जिस प्रकार से डायरेक्ट चैप्टर्स को आरंभ करते हैं कि जी आज वैदिक काल है, ये ऋग्वेदिक करिए, वो मुझे नहीं आता है। आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा क्लियर कट होना चाहिए, तब जाकर आप ग्रैब कर पाओगे इतिहास के तथ्यों पर, तब जाकर ही आप फियर ऑफ हिस्ट्री को डिसअपियर कर पाओगे। अदरवाइज तो उससे भी लड़ने में ही वक्त बिताते रहो। ये पूरा दौर है। तो जो मैं कहना चाहता था वो सिर्फ इतना सा है कि भारतीय संस्कृति के अंदर, अब आप जो बात मैं रख रहा हूं आपके सामने, अब आप उस बात को विस्तार से समझिएगा कि भारतीय संस्कृति के अंदर देखा जाए तो हाँ, भारतीय संस्कृति के अंदर देखा जाए तो अब आप समझ सकते हैं कि इस एरिया का कितना बड़ा महत्व आपको नजर आता है। ये जो ब्लिंक करता हुआ एरिया, यही वो एरिया है, यही वो प्रधान एरिया है जहां पर आपको
सबसे पहले पाषाण काल, फिर नवपाषाणिक बस्तियां, ताम्र पाषाणिक बस्तियां, सबसे पुरानी बोल रहा हूं मैं, यहीं पर हड़प्पाई बस्तियां, और फिर यहीं पर ऋग्वैदिक, और फिर यहीं से उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रसार होता नजर आ रहा है। तो अफगानिस्तान जो इस एरिया के अंदर है, उसको हमारे संस्कृत वांग्मय के अंदर अश्वायोनि के नाम से पुकारा गया है। तक्षशिला का संबंध भरत के पुत्र तक्ष के साथ है, श्री राम के छोटे भाई भरत। लाहौर का संबंध लव के साथ है, श्री राम के पुत्र लव के द्वारा स्थापित पूर्व मान्यनगर। आप सोच सकते हैं, एक प्रसिद्ध शक्ति स्थल आज बलूचिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर में है, जो पाकिस्तान का एरिया होता है। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति के आरंभिक दौर में मेरा ये कहना है कि आज का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और भारतीय इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो NWFP एरिया है, इसका बहुत बड़ा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। और इसको नज़रअंदाज किए हम अपनी इतिहास की यात्रा को किसी भी सूरत में पूर्ण कर ही नहीं सकते, हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ आपको ये एक एक नक्शे के जरिए मुझे पूरा ये विवेचना करना बेहद आवश्यक था, क्योंकि इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, और आपके लिए हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल जो एक बैकग्राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है कि अब हमें भारतीय जो नक्शा है, भारतीय जो भौगोलिक आकृतियां, उसके किस हिस्से में, किस प्रदेश से हमें अपनी वैदिक काल की यात्रा, फिर उत्तर वैदिक काल की यात्रा कहाँ तक वो एक्सटेंड या एक्सपैंड करेगी, हमें वो देखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को ऋग्वैदिक काल आरंभ कर दूंगा। जब तक वो जानकारी है तब तक आप इसे पढ़िएगा। विश ऑल द बेस्ट।